नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा का इतिहास क्या रखा है और हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, आदि मानव की भाषा क्या थी, भाषा के कितने रूप थे जैसे कि लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो आज हम उससे एक टॉपिक आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का इतिहास कहाँ तक रहा है और यह विकास क्रम में कैसे कैसे विकसित हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। तो इतिहास से तात्पर्य यह है कि भाषा का लिखित रूप कब हमको प्राप्त हुआ है या भाषा का वह लिखित रूप जिसे हम पढ़ पाए हैं, जिसे हम पढ़ने में सक्षम रहे हैं, उसको हम कहेंगे भाषा का इतिहास। तो भाषा के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो हमको पता चलता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है ये कितने वर्ष प्राचीन है, तो 3500 वर्ष प्राचीन है। लेकिन 3500 वर्ष पहले भाषा नहीं मिले, मतलब हिंदी भाषा नहीं मिलेगी, लेकिन भाषा का अस्तित्व मिलेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई भाषा के इतिहास को निर्धारित करने का क्या आधार है, या जैसे मैं कहूं कि हम भाषा के इतिहास को 1500 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक पढ़ते हैं। कहां तक पढ़ते हैं? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर कितना, तो मान ले 2025 तक, ये क्या है, भाषा का आपका इतिहास है। तो 2000 वर्ष अभी और 1500 वर्ष पहले, तो टोटल कितना हो गया? 3500 वर्ष। तो इस 1500 ईसा पूर्व को डेट लाइन या बेस लाइन मानने का आधार क्या है? तो यहां पर दो चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वेद, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि वेदों की रचना नहीं हुई है, वेदों का संकलन हुआ है। मतलब वेद के जो ज्ञान थी, जो हमारी ज्ञान परंपरा थी, वो सैकड़ों वर्ष और पहले से चली आ रही थी और एक निश्चित कालखंड में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में चारों वेदों का संकलन हुआ, मतलब उनको लिखित रूप दिया गया। तो वेदों को लिखित रूप दिया गया, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर भाषा तो होगी ही ना, बिल्कुल होगी, और भाषा के साथ साथ क्या होगी? लिपि होगी। क्लियर है? भाषा के साथ साथ क्या होगी? भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। वेदों का संकलन कब हुआ? वेदों का जो संकलन है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर, ये 5 है, से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भाषा केवल मौखिक रूप में नहीं थी, वह लिखित रूप में भी थी, और इसी को हम भाषा का आधार मानते हैं। यह एक पैरामीटर हो गया, ठीक। और सबसे बड़ी बात, इस भाषा को हमने पढ़ा है, तभी हमको पता चला कि वेद जो है ज्ञान के भंडार है। इस भाषा को हमने पढ़ा भी है, इस भाषा को हमने समझा भी है, मतलब भाषा पूर्ण रूप से यहाँ पर विकसित हो गई थी। इसीलिए भाषाविदों ने भाषा के इतिहास को 1500 ईसा पूर्व अर्थात वैदिक काल तक लेकर गए। दूसरा आप देखेंगे, एक आपको अभिलेख मिलेगा जिसे कहा गया है एशिया माइनर अभिलेख। और एशिया माइनर अभिलेख का जो समय सीमा है यह भी कितना ठहराया जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व के लगभग ठहराया जाता है। इसमें 4 हिंदू देवताओं के नामों का वर्णन है। अब यहाँ पर हमको कैसे पता चला हिंदू देवताओं के नामों का वर्णन है? तो इसको भी हम पढ़ने में सक्षम रहे हैं, और जब हमने इसको पढ़ लिया तब हमको पता चला कि यहाँ तक भाषा क्या हो गई थी? विकसित। यही 2 कारण है, आधार है, जिसके आधार पर भाषा के इतिहास को 1500 वर्ष पीछे लेकर जाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी भाषा के साक्ष्य मिले हैं, जहां पर मूल 60 चिन्ह मिले हैं और लगभग 400 ऐसे सांकेतिक भाषा के चिन्ह मिले हैं, लेकिन उसको हम पढ़ पाने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए वहां पर भाषा को हमने आधार नहीं माना। तो जहां तक हम भाषा को पढ़ने में सक्षम हुए हैं, वहीं से भाषा का इतिहास को निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ देंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक नवीन सभ्यता विकसित हुई, जिसको हम क्या कहते हैं? आर्य सभ्यता। क्या कहा जाता है? आर्य सभ्यता। अब आर्यों ने जिस भाषा को बोलना प्रारंभ किया या आर्यों ने जिस भाषा को विकसित किया, वो भाषा कहलाई संस्कृत। और ऐसा भाषाविदों का मानना है कि संस्कृत ही क्या है? यही आदि भाषा है। संस्कृत को क्या माना गया है? आदि भाषा। या संस्कृत को क्या माना गया है? जननी भाषा। संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। सभी भारतीय भाषाओं की जननी कहने का मतलब ये है, खासकर मध्य और नॉर्थ इंडिया की जो भाषाएं हैं वे सभी किससे उत्पन्न हुई हैं?
संस्कृत से उत्पन्न हुई है। इसीलिए जब हम भाषा का क्या करेंगे, काल विभाजन करेंगे, तो यह आर्य भाषा के आधार या आर्यों के आधार पर भाषा का काल विभाजन होगा। भारतीय भाषाओं को समय के साथ साथ 3 कालखंड में बांटा गया है और वो 3 कालखंड का आधार है आर्य भाषा मतलब संस्कृत, और इसी आधार पर इसको 3 कालखंड में बांटेंगे। जैसे सबसे पहला क्या हो जाएगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, दूसरा हो जाएगा आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, और तीसरा हो जाएगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। ये आर्य भाषा इसलिए आया क्योंकि आर्यों की सभ्यता में संस्कृत विकसित हुई थी और आर्यों ने ही वेदों की रचना की थी। तो अब हम देखते हैं भाषा की इतिहास 1500 वर्ष क्यों लिए गए, मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे भाषा का, भाई अब भारतीय भाषाओं का काल विभाजन, भारतीय भाषाओं का काल विभाजन। भारतीय भाषाओं को कालखंड के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है या 3 प्रकार से इसका काल विभाजन किया गया है। इसमें सबसे पहला हम कौन देखेंगे, तभी मैंने कहा क्या, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का जब हम समय सीमा निर्धारित करते हैं तो ये कहाँ से ठहरेगा, तो इसको हम लेंगे 1500 ईसा पूर्व से कब तक, तो ये आपका हो जाएगा 500 ईसा पूर्व तक। तो 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का जो समय था उसको हमने नाम दिया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसमें अगर हम शामिल भाषा की बात करें कि इस कालखंड में कौन कौन सी भाषाएं शामिल थी या किन भाषाओं का इस समय विकास हुआ, तो यहाँ पर 2 भाषाएं आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहला है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वह भाषा है जिसमें वेद लिखे गए या वेदों की भाषा को वैदिक संस्कृत कहा गया। और दूसरा है आपका क्या, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत थोड़ा सा सरल रूप था वैदिक संस्कृत का। वैदिक संस्कृत बोलचाल के लिए कठिन थी, लेकिन इसी का एक सरलीकृत रूप जो प्रचलन में हुआ, जिसे लोग आसानी से बोल सकते थे, उसको कहा गया लौकिक संस्कृत। तो इन दोनों का कालखंड कहलाता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत। दूसरा हम देखेंगे मध्यकालीन। दूसरा कालखंड क्या है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल की जब हम बात करें तो इसका जो समय सीमा ठहरता है वो ठहरता है आपका 500 ईसा पूर्व से लेकर कब तक, तो 1000 ईस्वी तक। और इसके अंतर्गत अगर हम शामिल भाषा की बात करें कि मध्यकाल में कौन कौन सी भाषा शामिल थी, तो यहाँ पर आपको 3 भाषाओं को देखने को मिलेगा। अब देख लीजिए, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत यहाँ आ गया। इसके बाद जो बच गया कौन कौन सा आपका, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ये तीनों आपके कहाँ शामिल होते हैं, कालखंड के आधार पर, तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कालखंड के अंतर्गत ये शामिल हो जाएंगे, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तीसरा जो हमारा काल विभाजन है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कालखंड को माना गया है कब से लेकर, तो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक, है ना, प्रेजेंट टाइम तक। तो ये 3 कालखंड निर्धारित किए गए हैं। अब इसमें कौन कौन सी भाषा शामिल हो जाएगी आधुनिक भाषा में, तो देखो ये तो दोनों आपका प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया। आधुनिक में जो शामिल भाषा है, यहाँ पर आपको सबसे जो प्रमुख भाषा मिलेगी वो मिलेगी हिंदी। तो इसको हम लिखेंगे हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषाएं। हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषाएं आपकी कहाँ शामिल है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कालखंड के। तो ये था कालखंड, ये था कालखंड के आधार पर भारतीय भाषाओं का काल विभाजन कि प्राचीन काल में कौन सी भाषा प्रचलन में थी, मध्यकाल में कौन सा प्रचलन में थी और आधुनिक काल में कौन सी भाषा प्रचलन में थी। और इसका जो बेस क्या माना गया है, तो आर्यों को या आर्य भाषा को बेस माना गया है और आर्य भाषा कहलाती है संस्कृत। अब हम देखेंगे कि हिंदी भाषा का इतिहास तो हमको समझ में आ गया, 1500 वर्ष माना गया है, 2 उसके आधार मैंने बता दिए। अब हम देखेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ है,
क्या अचानक किसी भाषा का विकास हो सकता है? नहीं, अचानक किसी भाषा का विकास होना संभव नहीं है। इसकी एक क्रमिक प्रक्रिया होती है और उसी हम प्रक्रिया को देखेंगे और यहीं से आपका देखेंगे व्यापम यूपीएससी में सर्वाधिक क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। तो इसको एक सबसे पहले अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपका वैदिक संस्कृत। अच्छा हाँ, हिंदी भाषा का विकास क्रम। अब ये 3500 वर्षों का जो विकास क्रम था उसको एक लाइन में अपन कैसे दर्शा सकते हैं, है ना, 1500 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जैसे ही सिंप्लीफाई हुआ, सरलीकृत हुआ, तब उसका एक नया रूप आया जिसे हमने कहा क्या, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत समय और बोलचाल के आधार पर और सरल हुई और इसका एक और नया रूप आया जिसे हमने कहा पाली। पाली समय के साथ साथ और सरल होती गई जिसे कहा गया प्राकृत। और प्राकृत फिर से एक नए सरल रूप में देखने को मिली जिसे कहा गया अपभ्रंश, और यही अपभ्रंश है जिसने हिंदी को जन्म दिया। क्लियर है? तो अगर आपको प्रश्न यह पूछा जाए कि हिंदी किससे विकसित हुई और वहां पर ऑप्शन में अगर अपभ्रंश रहे तो आपको लेना है अपभ्रंश, और आपको यह पूछा जाए कि हिंदी का विकास किससे हुआ या हिंदी का जन्म कहां से हुआ तो आपको लेना है संस्कृत। सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं की जो जननी मानी जाती है वो संस्कृत मानी जाती है, क्योंकि ये क्रम आपको देख रहे हैं, ये क्रम आपको क्या दर्शा रहा है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ये 3500 वर्षों के हमारे भारतीय भाषाओं का क्या है, यात्रा है। इसी यात्रा में भारतीय भाषाएं क्या हुई है, विकसित हुई है। क्लियर है ना? अब यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे भारतीय भाषाएं विकसित हुई। ठीक, यहां पर सबसे पहले आप देख रहे होंगे क्या, वैदिक संस्कृत। तो यहां पर देखिए, जब किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म होने के बाद क्या होता है, उस बच्चे का नामकरण होता है। तो एक विशिष्ट प्रकार की भाषा थी जिसमें वेदों की रचना की गई या वेद लिखे गए। अभी तक उसका नामकरण नहीं हुआ है। कुछ विद्वानों ने जिस भाषा में वेद लिखा गया था उसको कह दिया क्या, वैदिक। तो एक नाम आ गया। अब देखो, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। अब ये ज्ञान कहाँ पहुंचना चाहिए, तो ये ज्ञान पहुंचना चाहिए लोगों तक, तभी तो उस ज्ञान का महत्व है। मैं आपको समझा रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं तभी महत्व है। मैं यहाँ चाइनीज बोलना शुरू कर दूं, उस बात की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान कहाँ पहुंचना चाहिए, लोगों तक। लेकिन ये वेद जिस भाषा में लिखे गए थे, वैदिक भाषा में लिखे गए थे, वो इतना कठिन था कि सामान्य जनता उसको नहीं पढ़ पाती। तो जब उस बात को आप पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, तो ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंच रहा था। तभी यहाँ पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति आए जिनका नाम क्या था, पाणिनि। और पाणिनि जी ने इस समस्या का समाधान निकाला और उन्होंने व्याकरण का महाकाव्य लिखा जिसको कहा जाता है अष्टाध्यायी। और इस अष्टाध्यायी में पाणिनि जी ने इस वैदिक भाषा को कैसे समझें, संधि कैसे होगी, संधि का विच्छेद कैसे होगा, समास क्या होगा, उपसर्ग क्या होगा, प्रत्यय क्या होगा, रस छल अलंकार क्या होगा, इन सारे चीजों को यहाँ पर विधिवत वर्णन किया। अर्थात इस वैदिक भाषा का संस्कार किया, जिसके कारण इसका नाम हो गया वैदिक संस्कृत। ये भाषा का नामकरण है। अब वैदिक संस्कृत को समझने का एक हमारे पास ग्रंथ आ गया जिसको अष्टाध्यायी कहा गया। अब लोगों ने इसको धीरे 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 समझना स्टार्ट कर दिया। ये मान के चलो डिक्शनरी है, जैसे किसी अंग्रेजी शब्द का आपको अर्थ मालूम नहीं, आप गूगल में खोजते हैं या डिक्शनरी में खोजते हैं, तो वैसे ही वैदिक भाषा को समझने के लिए डिक्शनरी थी। इस भाषा का संस्कार हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ, फिर इसको कहा गया वैदिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत समय और बोलचाल के साथ साथ और सरल होती गई और लोग, उस समय के जो जनता थी, लोग थे, इसको धड़ल्ले से बोलने लगे। तो यह भाषा सेम जो वैदिक भाषा थी उससे थोड़ा सा जो सरल रूप था, ये क्या कहलाया, लौकिक संस्कृत। ये जनता की भाषा थी, आम लोगों की भाषा थी। ठीक है, ये क्या थी, आम लोगों की भाषा थी। कबीरदास जी ने कहा है कि भाषा बहता नीर है, अर्थात समय के साथ साथ वो सरल होते जाएगा, क्योंकि भाषा में नए नए शब्दों को जोड़ा जाता है, नए नए शब्द जुड़ते रहते हैं। लौकिक संस्कृत
500 वर्षों के अंतराल में और धीरे धीरे क्या होती गई, सरल होती गई, और लौकिक संस्कृत का ही अगला जो रूप देखने को मिला वो पाली के रूप में देखने को मिला। और पाली वह भाषा है, याद कीजिए अगर आप पढ़े होंगे तो, हमारे प्रसिद्ध जो गौतम बुद्ध जी हुए, और गौतम बुद्ध ने अपनी जितने भी जो उपदेश दिए थे, उन्होंने उस समय की जन भाषा पाली क्या थी, तो पाली जन भाषा भी थी। जन भाषा मतलब उस समय की जनता जिस भाषा का प्रयोग करती थी वो जन भाषा कहलाती थी। तो पाली जन भाषा थी, और गौतम बुद्ध ने अपने सारे उपदेश किस में दिए, पाली में दिए। इसीलिए बौद्ध जो ग्रंथ लिखे गए हैं, क्या लिखे गए हैं, बौद्ध ग्रंथ, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सभी आपको किस में मिलेंगे, पाली भाषा में मिलेंगे। और गौतम बुद्ध के कारण ही पाली भाषा सर्वाधिक प्रचलित हुई। अगला विकास क्रम हम देखते हैं प्राकृत। और प्राकृत को फेमस करने का या प्राकृत को जनों या जनता तक और डिटेल रूप में पहुंचाने का काम किया महावीर स्वामी ने। और महावीर स्वामी जी ने अपने जितने भी उपदेश किसमें दिए, पाली भाषा प्राकृत भाषा में दिए। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी जो जैन ग्रंथ हैं, ठीक है ना, वो किसमें मिलते हैं, प्राकृत भाषा में मिलते हैं। तो गौतम बुद्ध के कारण पाली फेमस हुआ। इसमें विभिन्न प्रकार की रचनाएं लिखी गई। सभी जो उपदेश हैं या जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं उनका संकलन पाली में हुआ। प्राकृत भाषा को फेमस करने का श्रेय महावीर स्वामी को जाता है। इन्होंने अपना उपदेश किसमें दिया, प्राकृत में दिया। और जितने भी जैन ग्रंथ हैं वो सब कहाँ मिलेंगे, आपको प्राकृत भाषा में मिलेंगे। अगला प्राकृत, अब देखो वैदिक संस्कृत से चलते चलते प्राकृत आते आते कितना समय हो गया, लगभग 1000 ईस्वी के लगभग हो गया था। और 1000 ईस्वी के समय अपभ्रंश का भी प्रचलन हो गया था। अपभ्रंश भी एक क्या है, भाषा ही है। लेकिन अपभ्रंश कैसी भाषा है, तो अपभ्रंश का अर्थ होता है गिरी हुई भाषा। कैसी भाषा, तो अपभ्रंश का अर्थ होता है गिरी हुई भाषा। गिरी हुई भाषा कहने के तात्पर्य है जो व्याकरण सम्मत ना हो, ऐसी भाषा जो व्याकरण सम्मत न हो उसे कहा जाता है गिरी हुई भाषा, या उसी का एक नाम हुआ अपभ्रंश। ये भाषा ही है। अब भारत का क्षेत्रफल इतना ज्यादा बड़ा है, आपका अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल, इस सब को मिलाएंगे तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र हो जाता है। और सभी संपूर्ण भारतवर्ष में अपभ्रंश बोला जाता था। और 1000 ईस्वी के लगभग एक समय आएगा, क्या 1000 ईस्वी के आसपास यही अपभ्रंश भौगोलिक आधार पर 7 भागों में विभाजित होता है। किस आधार पर, भौगोलिक एवं क्षेत्रीय आधार पर, भौगोलिक एवं क्षेत्रीय आधार पर कितने भागों में, 7 भागों में अपभ्रंश का विभाजन होता है। और इसी 7 भागों से सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ, जिसमें आपका हिंदी भी शामिल है। ठीक है ना। तो ये भाषा का विकास क्रम है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। और यहां से लेकर हिंदी तक का हम विकास देखेंगे तो 3500 वर्ष का समय ठहरता है। अब अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपभ्रंश। और अपभ्रंश के कौन कौन से 7 क्षेत्रीय विभाजन हुए और उससे किस भारतीय भाषा का जन्म हुआ, इसको हम देखते हैं फटाक से। चलो, तो हाँ, एक चीज यहाँ पर और देखेंगे। अगर आप जैसे देखिए कंपटीशन, आप परीक्षा दिलाते हैं तो सभी प्रकार की लगभग परीक्षाओं को आप दिलाते हैं, बैठते हैं। तो कुछ एक तो परीक्षाएं ऐसी थी व्यापम की जहां पर यह पूछा गया था कि प्रथम प्राकृत किसे कहते हैं। प्राकृत का अर्थ भी होता है गिरी हुई भाषा, अपभ्रंश का भी अर्थ होता है गिरी हुई भाषा, और पाली का भी एक अर्थ होता है गिरी हुई भाषा। तो देखो प्राकृत मतलब यहां तक आते हुए भाषा का जो रूप यहाँ वैदिक संस्कृत में था, या जिस स्टैंडर्ड को मेंटेन वैदिक संस्कृत में किया गया था, भाषा का वह स्टैंडर्ड यहां तक आते आते पूरा गिर गया प्राकृत के आते आते। तो इसीलिए प्राकृत को आधार मान के भाषाविदों ने पाली को प्रथम प्राकृत कहा। पाली को क्या कहा, प्रथम प्राकृत। मतलब भाषा का गिरने का जो स्तर है वो पाली के आते ही शुरू हो गया था, लेकिन यहां पर कम गिरावट हुई थी। प्राकृत आते आते कुछ ठीक ठाक मात्रा में गिर गई भाषा, और अपभ्रंश आते आते पूरी तरह से भाषा गिर गई। तृतीय प्राकृत।
तो यह पूछा था कि प्रथम प्राकृत किसे कहा जाता है, इतना डिटेल एग्जाम में पूछा था। तो प्रथम प्राकृत आपको कहा जाता है पाली भाषा को, ये ध्यान रखिए अगर कभी परीक्षा में पूछ दे तो पाली प्रथम प्राकृत, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत के रूप में भी जाना जाता है। और तीनों का अर्थ होता है गिरी हुई भाषा। और गिरी हुई भाषा से तात्पर्य है वह भाषा जो व्याकरण सम्मत न हो। ऐसा नहीं कि भाषा गिरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपभ्रंश का क्षेत्रीय विभाजन। अपभ्रंश का क्षेत्रीय विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन। और ये कब हुआ? 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में अपभ्रंश जो है 7 भागों में टूटती है और इन्हीं 7 भागों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है। भाषा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक कोश में पानी बदल जाता है और 4 कोश में वाणी बदल जाता है। मतलब क्षेत्र के आधार पर, रहन सहन के आधार पर जो भाषा है उसका एक्सेंट और उसमें प्रयोग होने वाले शब्द बदल जाते हैं। तो चूंकि हम 1500 ईसा पूर्व से चलते चलते आ रहे हैं तो भाषा का विभाजन होना एकदम स्वाभाविक है, नेचुरल है। इतने लंबे समय में लोगों का आचार विचार और व्यवहार सब बदल गया था। तो इसी कारण से भाषा को और अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए या समझने के लिए भाषाविदों ने अपभ्रंश को 7 भागों में बांट दिया। हालांकि वो बंटवारा पहले हो गया था, इसको अध्ययन करने के लिए भाषाविदों ने इसका विभाजन किया। और इसके 7 भाग कौन कौन से थे इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मागधी अपभ्रंश। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मागधी अपभ्रंश। दूसरे क्रम में ले लो अर्धमागधी अपभ्रंश। तीसरे में हम ले लेंगे सौरसेनी, सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है ना? पहला है मागधी, दूसरा अर्धमागधी, तीसरा है सौरसेनी, चौथा है आपका सौरसेनी, पैसाची, ब्राचर, खस और 7वां है महाराष्ट्री। तो पहला मागधी अपभ्रंश हो गया, दूसरा अर्धमागधी, तीसरा सौरसेनी, चौथा पैसाची, 5वां ब्राचर, 6वां खस और 7वां है महाराष्ट्री। तो ये अपभ्रंश का क्षेत्रीय विभाजन है जिसको भाषाविदों ने 7 भागों में बांटा है। अब हम देखेंगे इससे कौन कौन सी भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। तो अपभ्रंश को बांट दिया गया कितने भागों में? 7 भागों में बांट दिया गया। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मागधी अपभ्रंश। और मागधी अपभ्रंश को कहा गया है बिहारी हिंदी। मागधी को क्या कहा गया? बिहारी हिंदी, अर्थात बिहार यानी कि मगध के जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर इस भाषा का प्रचलन हुआ, इस भाषा के रूप का, और इसको बिहारी हिंदी कहा गया। बिहारी हिंदी में आप देखेंगे कौन कौन सी भाषाएं विकसित हुई? बिहारी, असमिया, बांग्ला, ओडिया, मगही, भोजपुरी। ये सारी भाषाओं का विकास कहां से हुआ, जन्म कहां से हुआ? मागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश को कहा गया पूर्वी हिंदी। एक नाम आपको ध्यान में होगा, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको नाम दिया क्या? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी से भाषा नहीं 3 बोलियों का विकास हुआ है। और ये 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली और तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ी। तो ये तीनों देखो, इनमें से किसी का भी उल्लेख भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, अर्थात तीनों भाषा न होकर बोली है और अर्धमागधी से विकसित हुई है, इसीलिए इसको भाषा का नहीं बोलियों का समूह कहा जाता है। सौरसेनी की जब हम बात करें तो इसको भाषाविदों ने नाम दिया है क्या? पश्चिमी हिंदी, अर्थात भारत के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली ये भाषा थी। अब यहाँ से कौन कौन से भाषा का डेवलपमेंट हुआ है? तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थानी, दूसरे क्रम में आपको देखने को मिलेगा गुजराती, तीसरा आपको मिलेगा हरियाणवी, और एक और यहाँ से डेवलपमेंट होता है
वो है कन्नौज का क्षेत्र, कन्नौजी। तो ये सारी भाषाओं पे जन्म कहाँ से हुआ है? सौरसेनी से। पैसाची जो अपभ्रंश था, पैसाची से आपका जन्म हुआ है किसका? पंजाबी का। और एक और भाषा निकलता है लहंदा। ब्राचर से हम देखेंगे तो ब्राचर से विकसित होने वाली भाषा है सिंधी, और खस से जो विकसित होने वाली भाषा है इसको कहते हैं पहाड़ी। पहाड़ी में आपको एक मिलेगा गढ़वाली और एक मिलेगा कुमायूनी। ठीक है। और लास्ट सातवां जो अपभ्रंश है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश नाम से क्लियर है, इससे विकसित हुई है मराठी। और एक कोंकण तट में आपको देखने को मिलेगा, गोवा की राजकीय भाषा है कोंकणी, ये आड़ा है। ठीक है ना। तो यह है अपभ्रंश का 7 क्षेत्रीय रूप, जिससे आधुनिक वर्तमान मतलब भारत में अभी वर्तमान में जो बोली जाने वाली आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है। और अपभ्रंश का विभाजन कब हुआ? तो ये 1000 ईस्वी के लगभग हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। 7 भागों में इसका विभाजन होता है। इन 7 भागों से आधुनिक भारतीय भाषाएं विकसित होती हैं। अर्धमागधी को पूर्वी हिंदी कहा गया है, और पूर्वी हिंदी को बोलियों का समूह कहा गया है, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी विकसित होती हैं। मागधी अपभ्रंश को बिहारी हिंदी कहा गया है, जहां बिहारी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, मगही, भोजपुरी ये सब विकसित होती हैं। सौरसेनी को पश्चिमी हिंदी कहा गया, जहां राजस्थानी, गुजराती, हरियाणवी और कन्नौजी विकसित होती हैं। अब आप देखो, मैं आपको पूछूं हिंदी का विकास कहाँ हुआ, तो इसी तीनों में आपको हिंदी देखने को मिलेगा। और यही मध्य भारत और लगभग उत्तर और मध्य भारत का क्षेत्र है। और ऐसे 10 राज्य हैं जहां पर हिंदी प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। और यही वो 3 क्षेत्र है जहां से हिंदी विकसित हुई है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भाषा, परिवार और शास्त्रीय भाषा। नमस्कार।